Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be discussing about me, not any topic, and I hope everybody is fine. You all are fine. Your families are safe. Okay. In this particular video, we will be talking about my life and my NEET experience. How did I prepare for NEET, and how did I go to know about NEET? So personally, मेरे को क्या लगता है कि ये वीडियो बनाने का विचार कैसे आया कि पर्सनली आई फील कि माई नीड स्टोरी इज़ इंस्पिरेशनल टू मैनी ऑफ यू। तो जो भी देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे खुद के गांव में बहुत सारे बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आई थिंक कि एक मोटिवेशन होगा ये। ठीक है, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन फेज है, ऑल आर डिप्रेस्ड। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। तो माई फादर, इन माई फैमिली, माई फादर इज़ retired from army. My mom is a housemaker, and my sisters, I do have two elder sisters. One is a staff nurse and one is an X-ray technician. Okay. So मेरे ऐसे घर में या गांव में ऐसा कुछ माहौल नहीं था, मतलब मैं ऐसा एक्सपोज नहीं था डॉक्टर लाइफ से कि कोई डॉक्टर है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो बचपन से ये क्या होता है ना, पूछते हैं ना भाई क्या बनेगा, तो यही सोचता था कि यार क्या बोले, तो फिर मैं डॉक्टर बोल दिया। किसको पता है डॉक्टर बनना इतना मुश्किल होता है। तो गांव में मैं पढ़ा फ्रॉम नर्सरी टू टिल माई 9th क्लास। मैं गांव में स्कूल में पढ़ा, न्यू विद्या भारती पब्लिक स्कूल में, दामगढ़ में। तो गांव का स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल। अच्छा था स्कूल। कैसे अच्छा था? उस स्कूल की वजह से आई गोट एन हैबिट की, हैबिट भी मान लो या फिर कॉन्फिडेंस मान लो कि हाँ ठीक है, आई डू हैव समथिंग इनसाइड मी, ऐसा कुछ करके। क्योंकि मैं गांव में, मैं मना नहीं करूँगा, मैं ऐसे आई टेल यू अबाउट एवरीथिंग ऑनेस्टली, कुछ ऐसा झूठ वगैरह नहीं, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं। मैं पढ़ने में ठीक था। तो उसके बाद फिर गांव में, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है गांव में, आपको 10 क्वेश्चन दिए स्कूल में 10 क्वेश्चन आपने याद किए, समझे जो भी किया, जाके लिख दिए, सुना दिए, टॉप किया। ठीक है, तो लेकिन वो टॉपर के लेवल का नहीं हुआ ना। तो मैं टॉपर होके भी गांव में बिलो एवरेज स्टूडेंट था व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद एन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो नीट का तो कभी नाम ही नहीं सुना था। क्या होता है नीट, कैसे होता है नीट, कुछ नहीं यार, कितना ऐसे था। तो 9th तक मैं रहा, तो 9th तक मैं ठीक था। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़ने वाला या जैसा कुछ करके। अपना दोस्त थे, गैंग थी। तो लेकिन गैंग में क्या होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, लड़ाई हो गई 9th में। ठीक है, छोटी मोटी बात पे लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई हो गई। तो फिर भाई 9th कर ली, तो पापा बोले कि भाई अभी तो गांव में तो नहीं पढ़ेगा उस स्कूल में, क्योंकि लड़ाई वगैरह हो गई, मूड डाउन हो गए सबके। तो गांव में ये हो गया भाई, ये लड़का तो बिगड़ा हुआ है सो मेरे को भी ये हो गया, बहुत मैं बहुत लो फील हुआ। ठीक है, तो फिर मैं रोहतक चला गया, अपने ताऊ के मतलब अंकल के घर पे रहने लग गया। ओके, तो उधर जाके मैंने एडमिशन लिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आर्यन नगर में। तो क्योंकि हरियाणा बोर्ड का कोई स्कूल मिला नहीं, तो आदर्श मिला। आदर्श एक बहुत पुराना स्कूल है, मतलब बहुत सालों से है वो, और अच्छा स्कूल है। पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइम पे नहीं पता था, उस टाइम पे स्कूल चाहिए हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई की मेरी औकात नहीं थी। और 9th से 10th में सीधा हम सीबीएसई नहीं ले सकते ना, या तो 9th से सीबीएसई लो या 11th से। तो मैं ठीक है भाई, हरियाणा ले लिया। तो गांव में क्या होता है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं गांव वाले स्कूल में, वही मैटर करता है लोगों के लिए। तो मेरा एक बहुत ख़ास मित्र है, उसके उसको मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगा तभी दिखाऊंगा आपको, मिलवाऊंगा उससे। तो उसका कज़न ब्रदर है, गांव में ही है। तो उसकी फैमिली रिच है, ठीक है, कंपेरेटिवली। तो वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था और अपने स्कूल का टॉपर भी था, और गांव में वाह वाही हो रखी थी उसकी कि भाई फलाने का छोरा तो घना पढ़ रहा है। तो उसने फिर ऐसे ही आकाश का, आकाश में जाता था वो, तो उसका भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी बात हो जाती थी उससे। तो मैं उससे आकाश के बारे में पूछता रहता कि यार आकाश क्या है, आकाश क्या है, ऐसे करते। अभी शाम को खेलने जाते थे ना हम, 4 बजे तक, अपना 2 बजे आ गए स्कूल से, 4 बजे तक अपना जो भी किया सो लिए कर लिया, फिर शाम को खेलने भाग गए। तो और एक और इंसिडेंट क्या है कि जब मैं 8वीं क्लास में था, 8th में था, तो गांव में स्कूल में खेल होते थे। तो वहाँ पे रेस वगैरह, तब मैं थोड़ा एक्टिव ज़्यादा था और रेस वेस कर लिया करता खेलों में। तो रेस के लिए मेरा हो गया सिलेक्शन। हम गए छोटू राम स्टेडियम में, और छोटू राम स्टेडियम और जो आकाश की बिल्डिंग है, आकाश रोहतक की बिल्डिंग, उसमें एक रोड का फासला, मतलब रोड क्रॉस करोगे तो सामने वो है, स्टेडियम है। तो हमारा हो गया था, हमारी रेस हो गई थी, तो भी पानी पीना था, प्यास लगी हुई थी, तो उधर पानी था नहीं।
तो हमने ऐसे ही सामने देखा, रोड रोड क्रॉस करके दिख रहा था कि उधर नल का, आकाश की बिल्डिंग के सामने नल का, कोई भी आकाश रोहतक का स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो देखना वहाँ पे। अभी वो चलता नहीं है वैसे, तो हमें तो पता नहीं था। तो हम गए भागे 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 ऐसे ही बिना चप्पलों के, ऐसे ही रोड क्रॉस कर लिया, ऐसे ही चले गए, दो दोस्त थे हम मेरे गैंग के। तो फिर उधर देखा तो चल नहीं रहा था, फिर मैं उस दोस्त को बोलता यार देख कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ऐसे देख रहे बहुत बड़ी बिल्डिंग है आकाश रोहतक की। तो मैं बहुत फैसिनेटेड कि ये क्या है। तो उस टाइम पे मेरे को आकाश का बस नाम देखा था मैंने पहली बार। तो जब गांव में पता चला कि वो दोस्त का भाई पढ़ रहा है आकाश में, तो मैं उससे पूछता रहता आकाश क्या है, आकाश क्या है। तो फिर ऐसे ही चला गया। तो एक दिन उसने अपने आप ही ना मेरे को एन थे जो एन थे उसका ऑल इंडिया आकाश का टेस्ट होता है ना स्कॉलरशिप का, वो ला के दे दिया। वो मेरे से एक साल आगे था। तो उस टाइम पे वो 10th में था जब मैं 9th में था। तो जब 9th में मेरी लड़ाई हुई ना, मतलब मैं लड़ाई हो गई थी, तो उस टाइम तक मैंने एनथे का फॉर्म भर दिया था। तो ऐसे ही दे दिया, मेरे पापा को लगा, मेरे पापा को क्या था कि अगर वो पढ़ रहा है तो ये भी पढ़ेगा। पढ़ा, हमारे बच्चे को कमज़ोरी निकल जाएगी जो गाँव के स्कूल में है। ठीक बात भी थी यार। और दैट डिसीजन ऑफ माई फादर चेंज माई लाइफ। तो फिर गांव में हो गया, तो 9th मैंने करी, फिर मैंने एनथे का टेस्ट दिया, स्कॉलरशिप ऐसी ही आई, मेरा तो कॉन्फिडेंस ऐसे गया, और मैं हूँ टॉपर, वो टॉपर कहाँ था मैं, वो तो नीचे था बिल्कुल। तो फिर ठीक आई स्कॉलरशिप, 35% शायद मार्क्स थे, परसेंट स्कॉलरशिप थी। तो उसके बाद फिर आकाश में कोई नहीं था चांस कि एडमिशन लेना है, बस टेस्ट दिलवा के देख लिया। फिर जब वो लड़ाई हो गई ना, मैं रोहतक गया, तो उधर जाके फिर ये हो गया पापा को कि भाई चलो आकाश में दिलवा देते इसको एडमिशन। तो आकाश में एडमिशन ले लिया। तो मैं कैसा डिप्रेस हुआ कि एक तो अंकल के घर पे, ताऊ के घर पे रहना है, ठीक है, बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से रखा, लेकिन अपना घर छोड़ के एकदम से शुरू में जाना, ये सब बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती। फिर आकाश में मैं गया, आकाश में यार हर स्कूल के टॉपर, बड़े से बड़े स्कूल वाले टॉपर सर, जैसे उनके वो क्या, सर आई हैव अ डाउट, एंड ना तो यहाँ पे डाउट आ रहा ना इंग्लिश आती। तो कुछ नहीं, मैं ऐसे पूरा हरियाणवी गया हुआ था वो पूरा। तो कुछ ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा था, जो भी आ रहा था मतलब ठीक है। तो 10th में आकाश में जाने लगे, नया स्कूल, नए स्कूल की टेंशन, क्योंकि गांव वाले स्कूल में एक रेपो बनी हुई थी कि हाँ ये बच्चा ठीक है पढ़ने में अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जाके अपना इंप्रेशन भी डालना होता है टीचर्स पे। फिर 10th बोर्ड की भी थी, तो उसकी वजह से अपना टेंशन था। तो ऐसा ही करके हो गया, मतलब थोड़ा डिप्रेस था। फिर मेरे जो मेंटोर थे ना, रोहित शर्मा सर, मैथ के टीचर्स थे आकाश में, वो मेंटोर भी थे हमारे बैच के। MR1 बैच का होता था उस टाइम पे, XR1 सॉरी। तो मेरा मैथ अच्छा था, मैथ के लिए यू नीड नॉट टू नो इंग्लिश ना। तो मैथ अच्छा था, सर को ठीक लगा कि अरे इस बच्चे का मैथ अच्छा है, तो ऐसे थोड़ा सर के साथ सही अच्छा हो गया था बातचीत। तो सर को पता चला, फिर अब अभी फिर आकाश हो गया 10th में, अभी आदत हो गई प्रेशर लेने की। तो फिर उसके बाद जब एंड आया 10th का, बोर्ड होने वाले थे, तो सर बोले, सर ने बुलाया कि भाई तू क्या करेगा आगे। तो मगर सर मैं कुछ नहीं करूँगा 11th-12th स्कूल से, और फिर उसके बाद देखते क्या करते हैं, BSc वगैरह कर लेंगे, BSc नर्सिंग वगैरह। तो सर बोले कि IIT की तैयारी कर ले। मगर सर IIT का, क्योंकि ना उस टाइम तक सुन लेते कि आप IIT है, एक PMT नाम का होता है, ठीक है। तो IIT का मगर सर मेरे बस का नहीं लग रहा मेरे को IIT। तो बोली नीट की कर ले, मगर नीट भी नहीं लग रहा बस का। तो सर बोले एटलीस्ट एक की तो कर। तो सर के कहने पे मैंने नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, ठीक है। तो सर बोले जो तेरा मन करे ना वो कर। तो मेरे को ये था कि बायो ले लेता हूँ, मैथ मन करके नहीं मन ऐसे लगता नहीं था मैथ पढ़ने में, बस ये था कि यार नंबर लेने हैं तो पढ़ो। तो उसके लिए पढ़ लिया। तो 10th में फिर मैंने 10th में मैंने टॉप किया अपने स्कूल में, और आकाश में भी ठीक हो गया था, ठीक है, सब अच्छा चल रहा था। फिर 11th में मैंने स्कूल चेंज करवा लिया। फिर 11th और 12th मैंने एक स्कूल रखा। तो 11th में फिर मैंने नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। तो मैं इतना, ऐसे मेरे को बच्चे, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने NTSC क्लियर किया हुआ है, NSO NMO पता नहीं क्या क्या दे रखा है। तो मेरे को कुछ था ही नहीं आइडिया, ओलम्पियाड ऐसे भी होते हैं, मैं कुछ कभी ऐसे ध्यान भी नहीं दिया, ना टाइम होता था, और घर से दूर भी रहने लग गया था, तो आदत हो गई थी उस टाइम तक। तो फिर ऐसे नीट की प्रिपेयर कर रहे थे। कुछ होते बच्चे, आपका ना मोटिवेशन, आपका जो वो होगा ना, ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं बाय शोइंग ऑफ कि अरे वी नो मच, दिस मच ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी थे।
बाकी आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं अगर आप व्हेन यू आर एक्सपोज टू द आउटर इन्वायरमेंट ना, गांव से निकल के आप जाते हो, बहुत टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, दोस्त भी बनाए मैंने। आदित्य गुप्ता अभी मेरा बहुत अच्छा मित्र है। और ऐसे ऐसे भी बच्चे थे जो झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसे ना बहुत पढ़ाकू बच्चे। तो मैं कभी भी आकाश के ब्रेक्स में नहीं पढ़ा, मैं हमेशा घर पे पढ़ा आके। तो बहुत मुश्किल टाइम था, सच बताऊँ यार, प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल था। तो धीरे 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 प्रिपेयर किया, धीरे धीरे फॉर्म में आए। तो जब 11th का मतलब आधी होगी 11th, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी ली। एनसीईआरटी तब क्यों ली, शुरू में क्या हुआ, आकाश के मॉड्यूल पढ़ने की आदत थी 10th में, और उसके बाद 11th में भी आकाश के मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको सब याद होगा, और जो आकाश के टेस्ट होंगे उसमें भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो नंबर अच्छे आ गए, लेकिन एंड में याद क्या रहा। तो ऐसे मैं देखता था कि शुरू में टेस्टों में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक चल रहा है सब, लेकिन जब बीच तक आया 11th का तो मेरे को याद ही नहीं इतनी ज़्यादा बायो, और बच्चों को ऐसे बायो रटी पड़ी एनसीईआरटी की, क्योंकि सब ऐसे बोलते हैं एनसीईआरटी इज़ अ बाइबल। तो वो है ही, वो गीता बाइबल वो सब है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी उसके बाद। तो मेरे को 11th फिर ऐसे ही कर ली। इतनी अच्छी 11th नहीं हुई, लेकिन 11th में टीचर्स के साथ थोड़ा बॉन्ड बन गया, और मेरे टेस्टों में मार्क्स अच्छे आए। फिर उसके बाद टीचर्स ने ऐसे स्पेशल ग्रुप बनाया, ओनली 3 स्टूडेंट एंड आई वॉज द थर्ड वन। फर्स्ट सेकेंड तो और कोई था। तो मतलब ऐसे 3 बच्चों का हमारा ग्रुप बना दिया, स्पेशल बच्चे जो कि स्पेशल बैच में पढ़ेंगे, उनकी अलग से क्लासेस लगेंगी। तो उस टाइम पे तो मैं ऐसा चौड़ा हुआ भाई रे, आज तो लट गाड़ दिया तेरे भाई ने। और मैं गांव के दोस्तों को बताया सब ऐसे करके। तो क्या पता था वो वहाँ पे मारेंगे ऐसे बुरे वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो फिर आकाश में 12th करने लगा। 12th के साथ थोड़ी 11th स्टार्ट करी मैंने। तो मैं पूरी आपको बताऊंगा हाउ डिड आई यूज़, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करी, कैसे क्या किया, वो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन, ठीक है। और कैसे कैसे करनी होती है तैयारी नीट के लिए, हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल हाउ वी शुड प्रिपेयर, कितने मेरे मार्क्स आए हुए थे। सो मार्क्स मैं बता देता हूँ। सो आई स्कोर्ड 650 आउट ऑफ 720, एंड माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 938 मेरे पहले अटैम्प्ट में, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आई डोंट। तो कुछ लोग के लिए बहुत बड़ी रैंक होगी, इतनी अच्छी रैंक नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो उसमें मेरे को कोई भी आइडिया ही नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल ऐसे रो होता है ना, रफ रफ फेस से स्टार्ट किया था मैंने। और मेरे लिए अच्छी बड़ी बात है कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रैक किया था, नॉट शोइंग ऑफ। अच्छा, तो आप भी कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था नीट का, बिल्कुल पता ही नहीं था यार, सच बताऊँ, पीएमटी का नाम भी मैंने 10th में जाके सुना था ऑनेस्टली। तो अभी मेरे जैसे बच्चा भी जो फर्स्ट टर्म में क्रैक कर सकता है, नीट 2019, नो कि नीट 2020, ठीक है, नीट 2019 क्रैक किया था, और 650 मार्क्स। और एक अच्छी चीज़ मेरे लिए क्या थी, जो मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से, कि जैसे मैंने आपको बताया 8th क्लास में मैंने सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात ये है कि आपको बताने के लिए कि अगर 8th क्लास में मैंने आकाश की बिल्डिंग को देखा और मैं कह रहा यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद, हाँ 4 साल बाद फिर आप उसी बिल्डिंग के टॉपर बनो, तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई विल नॉट से कि मैंने स्मार्ट वर्क किया या कहीं भी किया, मैंने बस हार्ड वर्क किया। मैंने ये नहीं देखा कितने उसका ये आता है, एक चैप्टर में से कितने वेटेज होती है। सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे क्वेश्चन करो, सारे चैप्टर इसका अच्छे से करो। तो वो सब मैं आपको किसी कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांटेड। So मेरा only reason to make this video is to motivate you people that a below average student like me, if we can crack NEET in first attempt with good marks, so you can do the same, you can do much better, ठीक है। तो I hope this video helped you, एंड मैं अपने बारे में ज़्यादा ही बोल दिया। सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, जो भी है, स्टोरी है, व्लॉग है, जो भी है। तो इफ़ दे आर सम मिस्टेक, या कोई साउंड की प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, please forgive me for that. Or I will be sharing my life with you through my vlogs. I will start vlogging, and I hope we will be connected. And please share as much as you can, and please like and subscribe to my YouTube channel. And I hope अच्छे से नीट की प्रिपेयर करो और सारे आ जाओ कॉलेज में, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।
Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. I am Deepak Kuda. I'm a second year MBBS student in PGIMS Rohtak and I welcome to my channel. So as you have read the title, that we will be talking about how did I score 340 marks out of 360 in NEET 2019 in my first attempt. Okay, so before starting the video, I request you all that who is new on my channel, please like and subscribe to my channel. It will surely gonna boost my confidence. So shall we start? So जो बच्चे होते हैं 11th-12th में, मैंने एज आई वॉज अ फ्रेशर, तो मैंने 11th-12th में अच्छे से बायो किया. आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बताऊंगा बायो का कैसे करना है. तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको बायो में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और कुछ होते हैं जिनको मैथ्स से बचना होता है 11th-12th में, तो इसलिए बायो लेते हैं. दोनों में क्या है, फाइनली आपको रटना, बायो में करना क्या होता है, आपको रटना होता है. मोस्ट मेजर पार्ट जो आपका होता है वो क्रैमिंग का होता है. कुछ ऐसा पोर्शन होता है, जैसे बायो है, बायो में वी हैव 2 पार्ट, जूलॉजी और बॉटनी. तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे जूलॉजी में फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें आपको समझने की चीज़ है थोड़ी बहुत. बाकी सारा जितना भी है सब रटने का होता है, एनिमल किंगडम वगैरह सब है. तो एक तो आपकी पावर कितनी है याद करने की, उसको रिटेन करने की, वो डिपेंड करता है, ठीक है. दूसरा, आपने किस तरीके से तैयारी करी है वो भी डिपेंड करता है. तो नीट का हम बात करते हैं, तो नीट का पैटर्न का सबको पता है, मैं उसके बारे में अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. कि नीट में अपना 50% होती है बायो, और बायो ही है मेजर फैक्टर. आपको दूसरों से आपकी रैंक में जो चेंज लेके आएगी वो बायो ही है. मेरा एक था दोस्त जिसके मेरे और उसके बायो में बस 50 मार्क्स का डिफरेंस था, और हमारे टोटल स्कोर में भी 50 मार्क्स का था. तो मेरी रैंक 930 समथिंग थी और उसकी सीधा 8000 समथिंग. तो इतना डिफरेंस आ जाता है आपकी बायो से. तो बायो शुड बी योर वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री है वो आपका इंडिविजुअल अलग होता है. तो पहले बायो की बात करते हैं. तो बायो में सब बोल देंगे आपको कि अभी NCERT इज़ द बाइबल और गीता, जो भी बोल देंगे, और वो है, सच में है. क्योंकि अब शुरू में क्या लगता है कि यार NCERT में 4 पेज हैं, आपको वो 4 पेज एक बार पढ़ लिया और याद हो गया, सब हो गया. ऐसा कुछ नहीं होता उसमें. आपको NCERT ऐसे याद होनी चाहिए जैसे कि उसमें ये लाइन कहाँ पे है, ये तो नहीं एग्जैक्ट आप बता पाओ, मतलब इतना कि एक इंस्टिंक्ट हो कि यार उस पेज पे था, उस साइड था, ये लाइन है वहाँ पे. तो ये नहीं है. थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए, और एंड तक आपकी NCERT की हालत बुरी हो जानी चाहिए, इतनी बार पढ़ देनी चाहिए आपको उसको. तो मैंने NCERT जैसे 11 से शुरू करता हूँ, ठीक है. तो आकाश के अगर आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको आकाश की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है. और जो आकाश की बुक्स हैं और जो NCERT है वो सेम कैसे है कि NCERT पूरी की पूरी आकाश के बुक्स में है, डिटो, ठीक है. वो कहीं कहीं पे है, और लेकिन लाइन सेम है. और जो बाकी एक्स्ट्रा जो एज इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो वो तो आपको याद करनी चाहिए. तो क्या है कि आप एंड तक आप सब कुछ याद नहीं कर पाओगे. अगर आपने शुरू में सब कुछ पढ़ा है, क्योंकि शुरू में आपके पास टाइम है, तो आपने अच्छे से पढ़ लिया बाई चांस कि आपने सारा याद किया, रटा मार लिया, जो कर लिया. लेकिन उसके बाद आपको याद कितना है, एंड तक आपको NCERT कितने अच्छे से याद है, वो डिपेंड करेगा. तो एक लाइन बहुत अच्छी किसी ने मेरे को बताई थी जब मैं नीट की प्रिपेयर कर रहा था, कि सर ये क्वेश्चन बाहर से नहीं आ गया, ये ऐसे करके सर ने बताया था मेरे को. तो उसमें क्या बोला उन्होंने कि अगर आपके 90 क्वेश्चन हैं और आप मान लो 10 क्वेश्चन बाहर से आए हैं, तो आप उन 10 क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दोगे या अपने 80 क्वेश्चन ठीक करने पे ज़्यादा ध्यान दोगे. अगर 80 क्वेश्चन NCERT से आ रहे हैं, पहले आप उन 80 क्वेश्चंस को पक्का करो कि भाई अगर 80 क्वेश्चन इससे आए तो वो तो मेरे पूरे हैं. बाकी जो 10 क्वेश्चन बच गए उनको मैं अपना देख लेंगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या ऑन द स्पॉट आपको जो याद आएगा. तो एक तो कोई भी टेस्ट आप मत छोड़ना, हर एक टेस्ट की तैयारी करना. तो शुरू में पहले हम NCERT को थोड़ा अंडर रेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लिया कि यार NCERT इतनी चाहिए. NCERT हर बार पढ़ो. आपका अगर कोई टेस्ट है या आपको वैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपने नोट्स पढ़े, अपने कोचिंग के पढ़े, क्योंकि मोस्टली लोग कोचिंग करते हैं. अगर कोई घर पे है तो आपके स्कूल में तो आपने करे होंगे नोट्स, तो आप अपने नोट्स पढ़ो, ठीक है. उसके बाद आप NCERT पढ़ो. और जैसे अगर कोई आकाश का स्टूडेंट है तो मैं उसको कहूँगा कि आप उसके बाद मॉड्यूल पढ़ो. तो एक ये भी होता है कि अगर आपका एंड आ गया है अभी सेशन का और अभी नीट आने वाला है, तो आप एंड में आप ये नहीं करोगे कि मेरे को मॉड्यूल दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ना आपके पास टाइम होगा, तो आप NCERT पे पूरा फोकस करोगे. लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आना चाहिए आपको.
तो उसके लिए आप मेरा बहुत एक अच्छा मैंने अपना इनोवेट किया था। तो उसमें मैंने क्या किया था कि अभी आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली बाई चांस, ठीक है, पढ़ ली एनसीईआरटी पढ़ ली अभी, उसके बाद अभी आप एक बार मॉड्यूल पढ़ो। तो मैंने बताया कि आपकी जो एनसीईआरटी है वो ऐसे कि ऐसे मॉड्यूल में है। तो एनसीईआरटी की लाइंस को छोड़ के मान लो आपने एक पैरा पढ़ा, मान लो इंट्रोडक्शन पढ़ा किसी चैप्टर में, और सेम इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में भी दे रखा है आकाश के मॉड्यूल्स में। तो आप क्या करो, पहले आप वो जो इंट्रोडक्शन या जो भी पैराग्राफ है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ो, वही पैराग्राफ आप उसमें पढ़ो मॉड्यूल में। तो जो एक्स्ट्रा लाइन हो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा, उन लाइन को हाईलाइट कर लो, चाहे उसमें इज एम आर एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी हो ना, वो सब हाईलाइट कर लो। तो आपको ऐसा फिर एंड में जब आपका एनसीईआरटी से चैप्टर हो गया, साथ साथ में मॉड्यूल से हो गया, ऊपर ऊपर से हो गया, तो अभी आप बाद में देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाईलाइट चीज़ें बहुत कम हैं। तो आपको फिर मॉड्यूल पूरा नहीं पढ़ना, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लो जो हाईलाइटेड है, ख़त्म। तो आपको बार बार मॉड्यूल पढ़ने का वो नहीं होगा, और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे आकाश के टेस्ट में, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, और आपका एनसीईआरटी अच्छे से हो जाएगा, और आपको ये पता चलेगा कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन है, कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक बारी अपना अगर आपको अपना स्कोर करना है, अगर आप कोचिंग में हो तो आपको ऐसे करना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा की प्रिपेयर करना, वो भी आपको ऐसे करना है। बाकी जो आपके नोट्स हैं कोचिंग के उनको पढ़ो, आपको मोस्टली याद ही करना है, ठीक है। तो बायो में ऐसा कुछ नहीं है आपको शॉर्टकट है, या फिर आप ऐसे नोट्स बना लो जिनको आप एंड में रिवाइज कर लो, वो बहुत मुश्किल होता है ना, आप रिवाइज कर पाते। तो नोट्स को रिवाइज करने से बेटर है कि आप एनसीईआरटी को रिवाइज करो, क्योंकि लाइन उठ के आएगी यार, ऐसी की ऐसी लाइन आएगी, उसमें इज़ नॉट एम आर जो भी ऐसे वो चेंज कर देंगे, वो जैसे उसको फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को, तो वो आपका वो है उस टाइम पे। लेकिन अगर आपको वो लाइन याद है ना पर्टिकुलर एनसीईआरटी की, तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर किसी का एक्सेस हो कि आप AIATS जो आकाश की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती है, अगर आप उसको अफोर्ड कर लो या कहीं से अवेलेबल आपके पास हो वो, तो उसकी जो बायो होती है, अगर आप वो टेस्ट दोगे आपको लगेगा एक्स्ट्रा होती है बहुत, लेकिन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम होते हैं ना, वो इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपका एक नीट का क्वेश्चन है उससे 4 गुना मुश्किल वो क्वेश्चन होता है, लेकिन एनसीईआरटी का होता है डिटो। तो उसका जो एक अगर आपको वो क्वेश्चन है वो गलत है उसका एक ऑप्शन, बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको भी साथ में पढ़ो। तो मेरी बायो स्ट्रॉन्ग थी इसलिए थी क्योंकि मैंने टेस्टों में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, मैंने इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था बायो में भी, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो अभी आपको क्या है कि आप अभी 10 ईयर की प्रैक्टिस करोगे, 10 ईयर नहीं 31 ईयर जो होता है नीट का, और उसके बाद जो MTG की बुक आती है आप उसको प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आपको जो आकाश के या फिर आपकी जो एलन है या आपको कोई और इंस्टीट्यूट हो आप जिसमें, उसमें आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो हैं, आपके टेस्ट होते हैं साथ साथ में। तो बाकी जो आकाश के AIATS थे उनकी जो बायो थी वो द बेस्ट बायो थी मेरे हिसाब से। तो अगर आप उनको करो ना, आपका ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा बायो में कि बस आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं बायो में। तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बस आपको एक ऑप्शन, आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड होता है ना, वो करना आ जाएगा कि एक ऑप्शन हटा के देखो, 3 देखो उनमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, आंसर आ गया अपने पास। तो ऐसा करके आपका ना एक स्पीड बनेगी। तो हम बोलते हैं कि हमें बायो में 45 मिनट देना चाहिए पेपर में, सबसे पहले हम बायो अटैम्प्ट करनी चाहिए, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर बाई चांस फिजिक्स केमिस्ट्री मुश्किल आई है एज़ यूजुअल से, तो आपकी फिर वो प्रेशर रहेगा और आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दोगे, यार करना है, वो ख़राब हो जाएगा सारा टाइम। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ख़राब हुई फिर वो टेंशन बायो में आएगी। वो 90 क्वेश्चन आते हैं यार बायो में। तो एक बार जब बायो हो जाए आपकी, तो इतनी स्पीड आपकी हो जानी चाहिए। मेरी एंड में ऐसी स्पीड थी कि मेरे 30 से ज़्यादा, मैं आधा घंटे से ज़्यादा बायो में कभी लगाता नहीं था, और मेरा था कि मैं साथ फिल करता हूँ। मैंने अभी कभी ऐसा नहीं किया कि मैं एक बार ये कर लेता हूँ फिर मैं बाद में फिल करूँगा, उसमें हाथ काँप जाएंगे आपके लास्ट में। आराम से अपना करो, साथ करो, कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो, लेकिन साथ भर दो अपना, क्योंकि इतना तो श्योरिटी हो जाती है बायो में कि ये क्वेश्चन ये ठीक है। अरे गलती होगी, आप ये मत सोच के चलना आपको एंड में टाइम मिल जाएगा, आपको नहीं पता फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा आया हुआ आपके पेपर में, है ना। तो अपनी बायो को अच्छे करो, बायो में एक बार अच्छे से मार्क्स अपना ऐसे प्रैक्टिस करो। तो ऐसा प्रैक्टिस करना है एंड तक। 45 मिनट हम बोलते हैं मैक्सिमम आप दे सकते हो बायो में, ये नहीं कि आपको देने 45 है, तो उसमें जितना आप टाइम बचा सकते हो उतना है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरी बायो लगभग 25 मिनट में मैंने फिल कर लिया था अपना OMR।
वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बायो सच में स्ट्रांग थी, मेरे कभी आकाश के टेस्ट में भी कम नहीं आए थे। एक तो ये हो गया कि मैंने अपना मॉड्यूल साथ साथ रिवाइज किया था, तो मेरे को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए थे मैं उनको भी अच्छे से कर पाया था, लगभग हो गए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए थे हमारे टाइम पे, बाकी सब एनसीईआरटी फ्रेम थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, इतनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ो, कभी भी ऐसा मत करना कि नोट्स पढ़ के आपने एग्ज़ाम दे दिया, मतलब कोई टेस्ट हो रहा है कोचिंग पे या कहीं पे भी आपको कोई टेस्ट हो रहा है या आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो नोट्स पढ़ लिए या फिर मॉड्यूल पढ़ लिया या बस ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, नो। आपको एनसीईआरटी करनी है। आप कितनी बार नोट्स करो उससे इतना मैटर नहीं करेगा जितना आपने एनसीईआरटी करी। तो आपकी एनसीईआरटी ऐसी हो जाए, बेचारी फट जाए ऐसी, तो एनसीईआरटी ही आपको काम आएगी। तो एनसीईआरटी ही मैं बताऊंगा यार, ऐसे करनी चाहिए आपको एनसीईआरटी। और आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपको जो डाउट था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल कर पाएंगे, उसके लिए मैंने बता दिया कि आप ये करो कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो, फिर साथ में मॉड्यूल पढ़ो और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है बस उनको अपना हाईलाइट कर लो, फिर आखिर में एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ जाओ। 10 मिनट लगते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने में, तो अपना वो कर लो। दूसरा, एक सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ आपको, तो मैंने एंड में एक बुक आती है एम्स फॉर एम्स की, एनसीईआरटी गियर अप, उसकी जो वो बुक है, वो बुक द बेस्ट बुक है। वो कैसे है, आपकी जो अगर आपकी एनसीईआरटी है उसमें 6 पेज हैं एक चैप्टर में, तो उस बुक में जो समरी दे रखी है ना, चैप्टर का सिनॉप्सिस दे रखा है, उसमें वो चैप्टर आपको 2 पेज में अगर ऐसे कर रखा है, और डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है, फॉन्ट छोटा है, लेकिन आप उसके ना उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के साथ, लेकिन आप उसको क्वेश्चन मत करना। अगर आपको कल को बुक ले रहे हो तो उसमें एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना। आप गूगल पे साथ लेके बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, इतना बेकार होती है उसकी क्वेश्चन, ऑनेस्ट रिव्यू है ये। तो उसमें क्या है कि आपके उसमें ना जो समरी होती है वो द बेस्ट होती है। तो मैंने क्या किया था कि अभी एंड तक आप एनसीईआरटी कर लेते हो, फिर एक दो दिन पहले नीट से आप सब ये बोलते रहे यार फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ना नहीं चाहिए। मैंने पढ़ा था और वो मेरे को काम भी आया था। वो कैसे काम आया, मैंने ये जो बुक ले रखी थी ये मैंने एंड में ले ली थी 12th की, मैंने ऐसे ही ले ली थी, किसी ने रेकमेंड की थी। तो उसमें मैंने इसका क्या किया, मैंने क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करने की शुरू करी, अरे इतने गंदे क्वेश्चन तो नहीं हो पाए वो। तो उसके बाद मैंने जितनी भी उसकी समरी थी ना वो सारे वो पेज फाड़ के, उसके बाद मैंने उसको पिनअप करके एक बुकलेट बना लिया, ठीक है। वो इतनी पतली बुकलेट एनसीईआरटी की 1/4 भी नहीं है, इतनी पतली, ठीक है, 11th-12th मिला ओके। उसके बाद आपको उसमें क्या है, आप उसके वो पढ़ो, एनसीईआरटी आपने पढ़ा, आपने अपने नोट्स पढ़ा, जो करना आपको करना है, ठीक है। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है हर बार। आपने अगर आज बायो पढ़ी है तो आज आपने एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ी है। आपने नोट्स पढ़े या फिर मॉड्यूल नहीं पढ़ा, वो आपने स्किप कर लिया, वो चल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने वो भी पढ़ा, आपको क्या लगेगा कि कितना शॉर्टर फॉर्म है एनसीईआरटी का ही, डिट्टो लाइन्स हैं, ठीक है। तो वो अगर आप फिर एक ऐसे भी आता है कि अरे 6 पेज हैं, एक कहीं पे 2 पेज हैं, तो वो 2 पेज जल्दी पढ़े जाते हैं। और अगर आप साथ साथ वो बुक कर लो ना, तो उसके बाद आपने अगर वो साल में 3-4 बार वो साथ साथ वो कर रखा है ना, वो बुकलेट अच्छे से, क्वेश्चन मत पढ़ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आप उसमें आपने अगर वो बुकलेट कर रखी है ना, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों, जब आपका जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले होगा ना, आप उसको लेके बैठो, आराम से पढ़ो। उसके बाद बायो करो, मेरे हिसाब से तो आखिरी दिन बायो करनी चाहिए। या फिर केमिस्ट्री का अगर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक में करता था एंड में। तो अगर आपने एंड में आपको बायो करनी है ना, तो आपने अगर वो 3-4 बार पढ़ी हुई है तो आप पूरी एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर पाओगे एंड में। एक रात पहले पढ़ो, उसको लेके बैठ जाओ, आप लगभग 4-5 घंटे में ऐसे उसको रट दोगे एक दिन पहले। और कोई ये नहीं देखेगा आपके कितने मार्क्स आए हैं, टेस्टों में कितने मार्क्स आए हैं, या पहले कभी कितने मार्क्स आए थे, आपको बायो कितनी याद थी, एक्स्ट्रा नॉलेज कितना है, आपको आखिर में कितना याद था, आपने कितना अप्लाई कर पाए, वो है। तो एक दिन पहले अगर आप सब रट के जाओगे तो ऑब्वियसली आपका अच्छा होगा। तो मेरी बायो में 87 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, और जो बाकी के क्वेश्चंस थे 3 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को आकाश के मॉड्यूल के थ्रू हो गया था, बाकी 2 मेरे को आते नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही जस्ट तुक्का मार दिया उनका। तो ऐसे करके तो ये होता है कि आपको 87 क्वेश्चन, तो 87 क्वेश्चन उस बुकलेट से आए थे, क्योंकि वो एनसीईआरटी ही है बेसिकली, बस शॉर्टर फॉर्म है उसकी। तो ऐसे करके मैंने अपना बायो करा था। तो बायोलॉजी गियर अप का आपको यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा फोटो, ऐसी बुक होती है। मैं
उसका लिंक भी डाल दूँगा, फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हो इफ़ यू वांट इट। ज़्यादा है कि आपको फाइनल तक हेल्प करेगा, अब उसके बिना भी आप अच्छे से कर पाओगे, तो वो तो बस एक थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प कर पाएगा, तो वो है। तो बस यही थी मेरी जो टिप्स थी या ट्रिक्स मैंने यूज़ करी बायोलॉजी में। तो आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं थोड़ा ऐसे शो ऑफ करूँ या कुछ ऐसे करूँ। जो था ऑनेस्टली मैंने आपको बताया, जो मैंने जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया, जो मैंने अपने इनोवेट करे वेज कि कैसे बायोलॉजी को टैकल करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर नीट के लिए मानते हैं क्योंकि बायो है, क्योंकि जो बच्चे अगर नीट दे रहे हैं सबकी लगभग बायो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो होती भी है, तो आपको उनसे भी अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग मेथड करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे, आप जो भी ये देख रहे हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, and thank you for watching. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is fine. कैसे हैं आप लोग? तो I am Deepak Gada. I'm a second year MBBS student in PGIMS Rohtak, and I'm sorry that I could not upload a video in last week because I was a little busy watching web series. So in this video I'll be telling you about how to prepare for NEET 2022. Okay, and this is स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु आर इन 12th नाउ, जो भी 12th में हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब आप 12th में होते हो। तो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट हाउ आई बैलेंस्ड माई 11th एंड 12th इन लाइक हाउ आई डिड प्रिपेयर फॉर 11th एज वेल व्हाइल आई वाज इन 12th। तो चलो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस शुरू करते हैं। तो 11th में जब आपने एडमिशन लिया तो उसके बाद आपने 11th करी। मोस्टली की 11th अच्छी नहीं होती क्योंकि उनको नहीं पता होता, मोस्टली के पास इतना गाइडेंस नहीं होता कि आपकी 11th अच्छी हो पाए। तो फिर 12th हो गई, 12th में आ गए। अभी आप जो बच्चे अभी 12th में हैं तो उनको सबसे मेजर टेंशन, अगर जो नीट के लिए ज़्यादा सीरियस है, उनको मेजर यही प्रॉब्लम होगा कि यार 11th कैसे करें साथ में। जिसकी अच्छे से 11th हुई है उसको ये रहेगा कि रिवाइज कैसे करें, और जिसकी अच्छे से हुई नहीं है और अभी वो सीरियस हो गया है कि 12th आ गई है तो उनको भी अभी टेंशन हो गई है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे करा। तो जब आपकी 12th भी अब 12th में हो तो मैंने मोस्टली अपना 12th पहले किया, क्योंकि आप 11th थोड़ा बहुत तो करके आए हो, क्लास तो अटेंड करी ही है, थोड़ा बहुत दिमाग में है। और अभी अगर 12th में आप 11th पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे तो, क्योंकि फाइनल में बोलते 11th ज़्यादा आती है, नहीं आती, वो लगभग इक्वल ही रहती है, थोड़ा बहुत 11th ज़्यादा आती है, उससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप 12th में हुए हो और 12th में भी आप अगर 11th ज़्यादा फोकस करके पढ़ोगे तो 12th कौन करेगा भाई। तो मेन बात ये है कि आप पहले आपको अपनी 12th पे ज़्यादा अच्छा फोकस करना है। अगर आप जैसे एक हफ्ता है, ठीक है, तो एक हफ्ते में आप 12th अभी कर रहे हो, नया नया है, इंटरेस्ट आ रहा होगा। दूसरा, आपको ना अभी प्रेशर लेने की आदत हो गई होगी क्योंकि 11th कर चुके हैं यार, तो अभी तो प्रेशर अभी आ गया कि इतना ज़्यादा पढ़ना है, ये पढ़ना है डेली। ये मैं बताऊंगा नहीं कितना पढ़ना है क्योंकि सब पढ़ने लग गए होंगे अभी। तो उसके साथ अगर आपके जैसे वीकडेज़ है, वीकडेज़ कोई ऑफ है कोचिंग का, स्कूल का, तो उसमें आप 11th कर सकते हो, ठीक है। बायो में एक चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, और ऐसे खुश करोगे अरे NCERT कर ली, इस चैप्टर की याद हो गया, ठीक है। तो आप पूरा जैसे एक वीक है, मैंने कैसे किया, एक वीक है, अगर उसमें कोई फ्री डे है, जैसे मेरा वेडनेसडे ऑफ होता था कोचिंग का, तो मैं वेडनेसडे को अगर 11th हो पाए ट्राई करते हैं, ठीक है। ये भी मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा आपको क्योंकि फिक्स स्केड्यूल है कि आपको ये करना ही करना है, नहीं, आप ट्राई करो कि जो वीक डे आपको खाली मिल जाए उसमें आप पढ़ लो, या वीकेंड तो खाली मोस्टली का होता है, ठीक है। तो जिसकी वीकेंड क्लासेस होती है वो वीकेंड की जगह वीकडेज में पढ़ ले, या जिसका वीकेंड अभी ऑफ होता है तो आप वीकेंड में पढ़ लो, तो ट्राई करो। तो जैसे अभी 4 हफ्ते हैं तो 4 वीकेंड्स हैं आपके पास, तो चारों में से 2 में पढ़ पाओ, 2 में पढ़ लो, 3 में पढ़ पाओ, 3 में पढ़ लो, 4 में पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आपको क्या है, आपको ये नहीं करना कि आपको 11th ही करनी है, आपको 12th करनी है पहले, साथ में थोड़ी बहुत 11th हो पाए तो आप 11th करो, ठीक है। मोस्टली क्या है, बायो लास्ट में हो जाती है। आप जो 12th के साथ अगर बायो करोगे ना एंड में, जब आपकी 12th होने वाली हो जाएगी तब आप अगर बायो शुरू करोगे तो बायो हो पाएगी। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है ना वो भूलने के लिए होती है। तो उसमें क्या करना है, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक अपना थोड़ा बहुत पढ़ते रहो साथ साथ, उसकी क्वेश्चन करो, आपको ज़्यादा याद रहेगा। NCERT, ओनली NCERT इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पढ़ लो 11th की, क्योंकि लास्ट में भी रटनी है, अभी रट लो, थोड़ा अच्छा वो हो जाएगा। और फिजिकल है उसमें थोड़े बहुत अपने क्वेश्चन लगाते रहो। अभी जो मोस्टली चैप्टर 11th के हैं वो 12th में काम आएंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की भी इतनी दिक्कत नहीं है। रहेगी बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अपने क्वेश्चन करते रहो।
मैंने जैसे अपने फिजिक्स वाले वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखा है प्लीज़ डू वॉच इट। उसके बाद उसमें मैंने बताया था, इसमें बोल देता हूँ कि आपको पहले अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। तो नोट्स रिवाइज करने में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग गया मान लो एक चैप्टर में, 1 घंटे के लिए क्वेश्चन कर लो, वो जो चैप्टर है आपके लिए हो जाएगा और आपको ये हो जाएगा हाँ भाई एक अच्छा सा चैप्टर मैंने फिजिक्स का कर लिया। तो ठीक है, इतना बहुत होता है। आप 11 थोड़ा थोड़ा करोगे, क्योंकि आपको ये नहीं है कि आपको 1 महीने में 11 करनी है, आपको पूरा 1 साल है लगभग। तो उसमें अगर आपको 11 करनी है, ठीक है। दूसरा, जो कोचिंग या स्कूल वाले अगर आपको नीट के लिए सीरियस हैं तो वो आपका सिलेबस जल्दी करवा देते हैं 12th में। तो सिलेबस जल्दी हो जाता है, 12th हो गई, अच्छे से 12th करो, 12th पे बहुत फोकस करो, ठीक है। क्योंकि 12th के लिए आपको अलग 1 साल नहीं मिलेगा, आप दोबारा एक बार ही 12th कर पाओगे, ठीक है। 11th के लिए तो आपको भी टाइम है। तो अभी आप वैसे भी, जिसने अच्छे से अच्छे भी 11th करी होगी ना, वो भी भूल गया होगा अभी 12th में आने के बाद। तो अपना 12th में आने के बाद आप 11th पे कम ध्यान दो, 12th पे ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि 12th क्या है कि आपको अभी 12th में आपको बोर्ड भी तो देना है स्कूल से पास आउट नहीं हो, अभी कॉलेज नहीं मिला है। तो बोर्ड के लिए अगर एक बोर्ड का भी टेंशन हो जाता है, अरे बोर्ड भी करना है, नीट आने वाला है, उसे 1 महीना पहले, अभी 1 महीना तो पता नहीं, अब तो अगस्त में तो है ही, आगे पता नहीं कब होगा, तो उसमें बहुत टाइम मिलेगा आपको बोर्ड। उसमें हमारे टाइम पे ये था कि 1 महीने के बाद ही वो था, नीट था। तो बोर्ड के लिए मैं ये बताऊं, जिसने अच्छे से बायो फिजिक्स केमिस्ट्री करी है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में आपको फिजिक्स के तो आपको डेरिवेशंस रटने हैं, उससे अलावा आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके कॉन्सेप्ट बने हुए नीट के लिए, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से हो रखा है। रह गया आपका तो अपनी म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन है, उसमें आप 1 महीना आपको लास्ट का दे देना 12th के एंड का, उसमें हो जाएगा। और इंग्लिश है, इंग्लिश तो भाई आप अंग्रेज तो हो ही हो जाएगा, अपनी 10th 11th 12th करी रखी है अच्छे से, तो ठीक है, इंग्लिश भी आपकी हो जाएगी। इतना कोई बोर्ड का आप इतना मत लेके चलना। दूसरा बोलते रहे बोर्ड में परसेंटेज कम आया, तो अगर आपको नीट ही एक चीज़ मान के चलना है कि आपको करना ही MBBS है, बनना ही डॉक्टर है, तो आपको करना क्या है, आपको नीट के लिए फोकस करना है ना। तो मैंने कभी बोर्ड के लिए ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, मैं आपको बोर्ड के ज़्यादा जानकारी दे नहीं सकता, क्योंकि मैं था हरियाणा बोर्ड, मोस्टली आप होते हो CBSE बोर्ड, तो उनको ज़्यादा फायदा लगेगा नहीं जो मैंने अपना प्रिपेयर किया, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ईजी आता है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो बस ये है कि आप बोर्ड पे ज़्यादा भड़क तो लो मत, क्योंकि लास्ट के आप 2 महीने हैं, आप अच्छे से कर सकते हो। और बाकी रही बात 12th के साथ 11th करने की, तो मैंने बताया आप या तो वीकेंड पे कर लो, या फिर आप वीकडे कोई खाली हो उसमें कर लो, या कोई टेस्ट वाला दिन है 12th का है, कोई टेस्ट दे के आए हो स्कूल कोचिंग में, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो 11th का कोई चैप्टर उठा लो। तो ऐसे करके आप कर पाओगे, ठीक है। तो यही है कि थोड़ा थोड़ा सा करना है साथ में 11th, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और दूसरा, 12th खत्म होने के बाद आपके टीचर्स आपकी 11th अच्छे से रिवाइज दोबारा करवाते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि 11th में अगर आपने कोई अच्छे से चैप्टर कर रखे हैं कि आपको लगता है हाँ भाई अच्छे से हो गया, अभी तो बाद में रिविज़न ही चाहिए, उसमें आप जो आपके चैप्टर अच्छे नहीं हो रखे उन पर थोड़ा ध्यान दे लो। हफ्ते में 1 दिन देना, 2 दिन देना कोई बड़ी बात है नहीं ना। तो ठीक है, ऐसे मतलब आपको अपनी 11th अच्छे से करनी है। उसके बाद आपकी 12th, जब आप 12th में अभी हो गए हो तो अपनी 12th अच्छे से करो, फिर अपना 11th आराम से रिवाइज करो साथ साथ। अगर करना चाहो, नहीं करना चाहो तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा साथ में रिवाइज कर पाओगे, उससे थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जो 12th के बाद रिवीजन होता है वो भी ठीक है, ओके। तो यही मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है। चलो बाय। And that is the answer. Do you all understand? Do you all understand? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। तो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ पर्टिकुलरली नीट एस्पिरेंट, कि अभी क्या चल रहा होगा उनका, कैसा चल रहा है। तो अभी ये सैनिटाइजर यार कैसे रख दिया, ओके। तो क्या हुआ है कि पहले हमने जब अपना प्रिपेयर किया था, जो भी मेडिकल स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट या कोई और स्टूडेंट देख रहा है, तो हमारे टाइम पे लॉकडाउन नहीं था होपफुली, लेकिन अभी बहुत अफेक्ट हुआ है, क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास का और एक ऑनलाइन क्लास का बहुत इफेक्ट होता है ना। ऑफलाइन क्लास में आप
बाहर निकलते हो, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, आपको और अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो। एक ऑफलाइन टेस्ट देना, एक ऑनलाइन टेस्ट देने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ऑनलाइन पूरे दिन क्लास लगाना, हम अभी हाल फिलहाल में हमारी कुछ टाइम के लिए लग रही है, उसमें भी हम करते नहीं हैं, हम सो जाते हैं, कुछ करते हैं। तो क्लास लगाना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है ना प्रिपरेशन को। तो अभी जितना भी टाइम बचा है, बच्चे जैसे मैंने आज एक को देखा और मेरे को बुरा लगा, क्योंकि ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड उसको इतना उसकी तरफ मैं बात करी तो जस्ट लाइक कि इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि सामने वाला कैसे करता है तैयारी। और कुछ जैसे इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा कोई अगर पेरेंट्स देख रहे किसी बच्चे की, या कोई बच्चा ही देख रहा है, अपने माँ बाप को दिखाओ कि अभी इस टाइम पे आपको टेंशन लेना एक नेचुरल चीज़ है। क्योंकि वैसे ही अगर आप एक नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर आप अपनी तैयारी करते हैं ना, तो उसमें और ज़्यादा टेंशन आती है। और अभी तो बस लॉकडाउन हो रखा है, उससे ज़्यादा और भी आएगी। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कई माँ बाप नहीं समझ रहे ना, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे। उनको क्या लगता है कि लॉकडाउन हो गया तो नहीं हो पाएगा। मुश्किल है, लेकिन हमें वही बात है, हमें करना तो पड़ेगा। और किसी को ना डीमोटिवेट मत करो। अगर कोई भी देख रहा है और आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, यार तेरा तो ऑनलाइन क्लास में हुआ है, या तेरा किसी चीज़ में मतलब ऑनलाइन क्लास से सिलेबस करा है, या तेरा इतना अटेम्प्ट है, आपको नहीं पता ना सामने वाला क्या किस चीज़ से जा रहा है अभी। तो ऐसा मत करना यार कि अभी आप किसी को भी ऐसे बोल दो, जैसे उसको इतनी बार बोलते हैं तेरे इतने अटेम्प्ट हो गए हैं, तो पहले ही वो इतना टेंशन में है, एक ही अटेम्प्ट किसी का हो जाता है, उसी को इतनी दिक्कत होती है। मैंने ड्रॉप नहीं किया, लेकिन मैंने जितना ड्रॉप के बारे में सुना था अपने टाइम पे, तो मैं हमेशा ये सोचता था यार बस ड्रॉप ना करूं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ड्रॉप किया है तो आराम से कर लिया होगा। यार ड्रॉप में ही सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर अभी एक साल मान लो वेस्ट किया है, और अगर वो वेस्ट हो जाए पूरा, ऐसे कि नीट भी ना क्लियर हो और हमने किसी और चीज़ में एडमिशन भी नहीं ले रखा है, तो ये सारा चीज़ बहुत बर्डन डालता है बच्चे पे। और आपके अगर मम्मी पापा हैं और या कोई भाई बहन है, वो वेल एजुकेटेड हैं, या आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप तो ठीक हो। तो आप ये ना जज, मतलब लोग जज करते हैं कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये है ये है ये है, फ़र्क पड़ता है। कई के माँ बाप नहीं समझ पाते। तो इस टाइम तक तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि बस क्या बताएं कि क्या होगा होगा नहीं होगा। क्योंकि यार 2 साल की मेहनत, या फिर किसी की कई साल की, या 1 साल की मेहनत है, सबकी मेहनत है। और ये मेहनत सब करते हैं। ये नहीं है कि आपकी मेहनत थी, आपका हो गया, और किसी की और ने मेहनत करी उसका नहीं हुआ तो आप उसको जज करोगे। नहीं, मेहनत सब करते हैं और सबको टेंशन होती है। तो यार जो भी अभी कोई नीट एस्पिरेंट देख रहा है, तो उसको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग टेंशन लो, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपकी स्टडी अफेक्ट हो, या आप उसको लेके ही बैठ जाओ। ठीक है, आपको आई यार, होगा या नहीं होगा, बात कर लो किसी से, अपने मम्मी पापा से बात कर लो। मम्मी पापा नहीं समझ रहे, कोई दोस्त होगा, एटलीस्ट एक दोस्त तो होगा ही होगा सबका, या फिर क्लासमेट से बात कर लो, कोई कोचिंग कर रहा है उससे कर लो, या किसी को जानते हो जो एमबीबीएस कर रहा है, जिसने नीट दे रखा है, उनसे आप बात करो। क्योंकि बात करने से ना इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपका। या आप सो जाओ। ये 2-3 ऐसे सॉल्यूशन है कि आपका ना जो टेंशन होता है ना ऑन द स्पॉट, वो कम हो जाएगा। और जो ये फेज़ है ना कि आपका होगा या नहीं होगा या क्या है, ये ना हर नीट एस्पिरेंट के टाइम पे मतलब उस इस टाइम पे हर नीट एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने ऑनलाइन क्लास से करा है और कम हुआ है, तो आपका सोचना सही है, और एक एक लिमिट तक ये ठीक बात है। लेकिन जो बाकी और बच्चे हैं जो आपके साथ एग्ज़ाम देंगे, कुछ होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऑफलाइन भी किया है, उन्होंने ऑनलाइन भी किया है। लेकिन आप उन लोग के बारे में सोचो जो जिनके पास कोचिंग तक का ऐसा वो नहीं होता कि वो कोचिंग तक कर पाएँ ढंग से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर आदमी का अपना एक स्ट्रगल होता है। तो आपका ये टाइम है कि आप स्ट्रगल करें, और फिर अपना एक आपको मिलेगा, फल मिलेगा उस चीज़ का। तो बिना हार्ड वर्क तो कुछ नहीं होता यार।
चलो ठीक है, आपके टाइम पे ये सब नया हुआ है, जैसे लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, सब टेंशन है, किसी के घर में कोई दिक्कत हो गई, कोविड हो रखा है किसी को, या किसी की डेथ हो गई, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही बात है, आपका ना एक्सक्यूज़ कोई नहीं सुनता एंड में ना। बाकी सब यही करते हैं कि ये करो, नहीं हुआ नहीं हुआ, किसी को ये नहीं होता कि आपका क्यों नहीं हुआ। तो यार जस्ट ये काम कर सकते हो आप कि कभी भी टेंशन हो ना, आप किसी से बात करो। कभी इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, या कभी मैं हेल्प कर पाऊँ तो प्लीज़ कमेंट। मैं हमेशा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टॉक टू यू गाइस। तो यही है कि आप ना अपना एक फोकस रखो, हो रहा है जो हो रहा है चलने दो। अपना टेंशन आ रहा है तो किसी से बात करो, या फिर अपने आप से उसको लेट गो करने का ट्राई करो। जो भी करो, आप अपने फोकस रखो, क्योंकि बहुत कम टाइम है। अच्छे से प्रिपेयर किया है, और अच्छे से थोड़ा बहुत करो, अपना 100% दो। तो यही है यार कि आराम से अपना सारा प्रिपेयर करो और बात करो। अगर आपको टेंशन है, आपको कुछ जानना है, तो अभी मैं उस दोस्त को देख के ही मेरे को ये लगा हुआ यार, इतना डिप्रेस हम भी थे। अभी हम ऐसे आराम से शो ऑफ करके बोल सकते हैं कि हम, अरे यार डिप्रेस मत हो यार, ये मत हो। सब डिप्रेस थे, और सब होते भी हैं, एक नेचुरल चीज़ है। एक तो या कोई टॉपर ही हो जिसने सारे साल टॉप किया, उसके बाद उसको टेंशन नहीं हो रही हो, तो वो अलग बात है। लेकिन एक नीट एस्पिरेंट, अगर जनरल एक नीट एस्पिरेंट की बात करें तो लाजमी है यार टेंशन हो उसको। तो अपनी टेंशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। कोई तो होगा यू कैन टॉक टू ऑन फ़ोन, क्योंकि ऐसा हो रखा है कि अभी आप लॉकडाउन है। पहले क्या होता था, आप वो चीज़ें नहीं कर पाए, दोस्तों के साथ डिस्कस करना, टीचर्स के साथ डिस्कस करना ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें का फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने ये भी देखो, आपने 1 साल लगभग आपने ऑनलाइन किया है, तो थोड़ा एक ऐसे आ जाता है। जब हमने फर्स्ट टाइम, हमारे फर्स्ट ईयर में हम लॉकडाउन हुआ था, तो शुरू में ऑनलाइन क्लासेस लगी, सब इतने अच्छे से अटेंड किया, फिर धीरे 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 एक सेचुरेशन आता है, फिर बोरियत होती है, फिर दोबारा अटेंड करना पड़ता है। लेकिन अभी हम सेकेंड ईयर में आए हैं, और दोबारा से अभी ऑनलाइन क्लास लग रही हैं, तो हमारा थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल हो गया ऑनलाइन क्लास के साथ। तो ऐसा ही है यार, आपको भी अभी थोड़ा बहुत हो गया होगा, बाकी आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अपने दोस्तों से फ़ोन पे कम्युनिकेट करो, या कोई आस-पास हो ऐसे लोग जो आपके इसी का तैयारी कर रहे हैं, सेम आप जैसा ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे बात करो, उनके साथ पढ़ लो थोड़ी देर, या फिर कोई टेस्ट सोल्व करो। तो इस टाइम पे आपको एक ऑफलाइन टेस्ट देने का एक ऐसा थोड़ा सा वो नहीं है एक्सपीरियंस। तो जितने ज़्यादा अगर आप टेस्ट वो कर पाओ ना, अटैम्प्ट करो, अपना निकलवा के, प्रिंट निकलवा के उसका, लगभग सब निकलवा सकते हैं, इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं यार। या फिर किसी से ले लो, किसी सीनियर से। मैंने अपने सीनियर से इतने सारे टेस्ट लिए थे, मैं इसकी पिक्चर डाल दूंगा वीडियो में। आप देखना कि मैंने कितने ज़्यादा एंड में टेस्ट सोल्व करे थे। और जो टेस्ट होते हैं उसी से हेल्प होती है सबसे ज़्यादा। तो ऑफलाइन जब हमारी क्लास लगती थी, हमने इतने टेस्ट सोल्व किए हैं, तो आपकी ऑनलाइन लग रही है, आप भी टेस्ट सोल्व करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस ही है सब कुछ, कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस किस लिए ज़रूरी है। जब मैंने नीट दिया था, तो मैं अपना नीट का बताऊं तो इतना एक ऐसे हुआ था कि सबसे एक तो एनटीए सबसे पहले ले रहा है, पहली बार एग्ज़ाम ले रहा है, नीट 2019। और मेरा तो ऐसा हुआ, हम सेंटर पे पहुंच गए लगभग शायद 2 घंटे पहले एंट्री होती है ना, तो 1.5 घंटा या 1 घंटा बचा हुआ था, और हम जाके बैठ गए। इतना अच्छा सेंटर नहीं आया हुआ था, उस पर घड़ी थी नहीं, तो ऐसे टाइम पूछ पूछ करके ऐसे कर रहे थे। तो क्या था, अगर आपके जैसे एक फ़ैन है ना, फ़ैन के ऊपर बल्ब लगा हुआ था छत पे, तो वो अभी अगर फ़ैन मूव करेगा तो बल्ब है, तो वो ऐसे फ्लिकरिंग होगी ना लाइट की, तो ऐसा हो रहा। और हमारे जो आसपास के जो टेबल्स थे, मेरा टेबल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, और साइड वाला टेबल, ये सारे टेबल पे सबसे ज़्यादा ऐसा हो रहा था दिक्कत। तो ऐसे जिम 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 ऐसे बल्ब करता है, तो ऐसे ही सिर में दर्द हो जाता है बिल्कुल, इतनी ज़्यादा। वैसे ही टेंशन है, पेपर कैसा आया हुआ है, फर्स्ट पहला अपना वो रखा है, कभी उससे पहले कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया नहीं है। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस क्या था, या फिर कुछ भी बोलो आप, मैंने मैम जो भी वो आई हुई थी इन्विजिलेटर, उसको बोला कि मैम
इसको ये करवाओ, उसने नहीं ध्यान दिया। फिर कोई दूसरा आया, उसको बोला अपने आप, वो मैडम वैसे ही पता नहीं किस कैसा उसने रिएक्शन दिया उसके। तो मैंने वो जो सर आए थे दूसरे वाले, मैंने उनको बोला, तो सर ने भी ऐसे ही खास रिएक्शन नहीं दिया। फिर मैं ऐसे चिल्ला के बोला है गुस्से में, क्योंकि वैसे ही एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम तक। तो मैंने फिर उनको चिल्ला चिल्लू के जैसे तैसे बोल बोल के, सर करो करो करो। तो ऐसा इतना मोरल मोरल आपका डाउन कर देते हैं। वहाँ पे जो बच्चे थे वो कोई बोल ही नहीं रहा था, ऐसे जैसे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो गर्मी का उस टाइम पे वैसे ही टाइम था, मई में। तो मैंने बोला, तो एक बोला कि साथ में तो सर ने ऐसे ही मैंने सर या तो आप फ़ैन ऑफ कर दो या लाइट ऑफ कर दो। तो जब उन्होंने करने का ट्राई किया तो वो बंद किया, तो ऐसे ही मतलब क्या होता है, वो एक एक सिंगल कनेक्शन था सबका। तो एक फ़ैन ऑफ होगा या एक लाइट ऑफ होगी, सारी होंगी ऑफ। तो वो एक बंदा बोला उठ के, सर फ़ैन मत ऑफ करना। तो अभी मैं उसके साथ भिड़ूँ तो मेरा और दिमाग ख़राब हो, गुस्सा तो वैसे ही आ रखा था। तो उसके बाद फिर कोई एक सर आए थे और उन सर ने बहुत हेल्प करा। सर ऐसे ऐसे हो रखा है, तो ये बाकी टीचर्स बोले यार सर सर तब से परेशान कर रखा है इसने। और मैं उन सर को बार बार कर रिक्वेस्ट, सर प्लीज़ इसको हटवा दो, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है अगर आपको ऐसे बल्ब ऐसे 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 करे ना। तो फिर उसके बाद उन सर ने बोला कि यार बच्चे की क्या गलती है, ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा साइड लिया मेरा। तो उन्होंने फिर एक जो भी था वहाँ पे काम करने वाला, तो उसको बुलाया, सीढ़ी लेके आए, उन्होंने लाइट उतरवा दी मेरे उससे, लेकिन लाइट आ रही थी क्योंकि विंडोज़ थी उधर बहुत सारी। तो उसके बाद मैंने, चलो मेरे पास 1 घंटा था, मेरा एनजाइटी लेवल बहुत हाई था, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गया कि एटलीस्ट ये उतर गया। नहीं, अगर मैं वहाँ चुपचाप बैठ जाता या मैम को बोल के आराम से रह जाता तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरा एक कहने का क्या है कि आप अपना पूरा दो। कोई आपको ये नहीं देखेगा कि आपने क्या किया था, किस टाइम पे दिया था, कौन सी ईयर में नीट दिया था। जिसको रियली ज़रूरत है ना, उसको तो करना पड़ेगा यार। कुछ लोग प्राइवेट कर जाएंगे, जिसके पास अंधा पैसा है वो कर लेंगे प्राइवेट। हमारे पास तो नहीं था, और बहुतों के पास नहीं होता, तभी नीट देते इतने सारे कि नीट का ही सोच के कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए एटलीस्ट। तो अपना पूरा 100% दो। लॉकडाउन है तो उसको जो ये टेंशन हो रही है, या कोई स्टडी मटेरियल नहीं आ पाया है, किताबें नहीं मिल रही हैं, या ये है, अपना ट्राई करो किसी से हेल्प हो जाए। या फिर नहीं हो पा रही है तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि कौन सी बुक सॉल्व करें, या ये करें या वो करें। तो सारा एक टाइम पे एक, तो मतलब टेंशन तो आपको हो रही है ना, तो उसको एक बार लो टेंशन को, और धीरे धीरे ऐसे जाने दो कि यार होगा, अपना मेहनत करो, होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, टीचर्स सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए मेरे से आज तक किसी ने भी इन जनरल ऐसे पर्सनल आके एडवाइस लिया है ना, मैंने हमेशा बोला है अपने टीचर्स के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड बनाओ। अपने माँ बाप से ज़्यादा उनसे बात करो उस टाइम पे जब नीट देने का मतलब हो जाए ना टाइम, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्पेशली जब आप, मेरा जब नीट होने वाला था, जब सारे टीचर्स का कॉल आया कि बेटा आपने मेहनत करा है, अभी बाकी भगवान के हाथ में है एंड में। और वो बात हमेशा याद रखना कि आपकी मेहनत है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हो ना हो वो आपकी बात में है, लेकिन मेहनत करी है तो ज़रूर होगा। मैं यही मानता हूँ, जिसने मेहनत करी है ना सच्चे उससे, तो उसका ज़रूर होगा। कुछ लोग ऐसे ही हंस रहे होंगे ये वीडियो देख के कि बकवास है ये, लेकिन बात सच है। ठीक है, तो अभी आराम से अपना तैयारी करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। तो गाइज किसी को भी अगर नीट या उससे किसी से भी कुछ आपको कोई टेंशन है या कुछ है ना, या कोई डाउट है, तो प्लीज़ क्वेश्चन आप अपना कमेंट में डाल दो। मैं ट्राई करूँगा अगर मेरे को पता होगा उस चीज़ का, या फिर मैं आपकी मोटिवेशन में या किसी चीज़ में भी जैसे भी हेल्प कर सकता हूँ प्रिपरेशन को लेके, तो प्लीज़ आप बताओ, और मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Deepak Huda, a second year MBBS student in PGIMS Rohtak. तो how are you all? I hope everybody is fine. कुछ सो गए होंगे, कुछ अभी जाग रहे होंगे, तो जो जाग रहे हैं तो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। कल आया यार कि 12th के पेपर कैंसिल हो गए, मतलब 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। तो आज मिला, एक दोस्त मिला भाई यार, बार में उसने अभी 12th में था, बोला यार बार में पेपर कैंसिल हो गए, मज़ा आ गया। मगर यार बढ़िया है, तो खुश रहे। लेकिन उसके बाद मेरे को आया कि यार उनका तो ठीक है, लेकिन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो नीट की कर रहे हैं उनके लिए, जो अभी 12th पास कर लिया, मतलब जैसे तैसे हो गया पास, तो उनको दिक्कत आई यार।
क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो अभी, जो अभी 12th में है, मतलब पास कर ली, तुम्हारे पास अभी, तुम पहले तो इतने दिन से तुम्हारा दिमाग खराब था कि यार बोर्ड होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब रहा। उसमें तो तैयारी तुम्हारी हुई खराब। उसके बाद अभी तुम्हारा हो गया कि पेपर कैंसिल हो गया, अब तुम कर रहे हो अरे यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। ये चीज़ एमबीबीएस में आके बोलना कि पढ़ने का मन नहीं करता, अभी मत बोलो, अभी तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और यही जो टाइम है ना बोर्ड वाला, इसमें तुम्हारा ना, मैं तो कहूँ तुम्हारी दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड का होता था, अभी 12th होती है, जब तुम 12th में आते हो तो तुम 11th भी रगड़ने लग जाते हो साथ में। उसकी वजह से 12th इतनी अच्छे से तुम्हारी मोस्टली की नहीं हो पाती। लेकिन जब बोर्ड्स आते हैं तो सबको पास भी तो होना होता है ना सही मार्क्स से। कहीं यार नीट कर रहे थे, बोर्ड्स में भी नंबर नहीं आए, तो ऐसा ही होता है, तो तुम बोर्ड्स के लिए भी पढ़ने लग जाते हो। तो जब बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो ना, उस टाइम पे तुम्हारी 12th अच्छे से हो जाती है। अभी तुम्हारी 12th भी अच्छे से नहीं हो पाएगी जिसने नहीं कर रखी ढंग से, या कुछ और कुछ ऐसी चीज़ें होती है। जैसे तुम बायो का पेपर होता, तुम एनसीईआरटी चार्ट के जाते या जो भी करके जाते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक के तो आ ही जाते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए तुम एनसीईआरटी याद करते अच्छे से, तो 12th हो जाती। बाकी कोई बात नहीं, जो अच्छे से तैयारी कर रखी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो बच्चे 12th है, जैसे अभी तुमने 12th करी है, 12th से पहले तुमने अगर कोई ऐसा एनएमओ एनएसओ दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम सीधा नीट दे रहे हो तो उससे पहले तुम्हारे बीच में बोर्ड्स आ जाता था, तो तुम्हें स्ट्रेस का वो हो जाता था कि हाँ भाई स्ट्रेस है, ये है, बोर्ड आ गई, ये आ गई, तुम्हारा ठीक था। लेकिन अभी सीटिंग का भी हो जाता था। लेकिन अभी सीधा तुम नीट दोगे, और कुछ कह रहे हैं भाई साहब कि अरे यार नीट पोस्टपोन होगा, नीट कैंसिल हो जाएगा। एक तो बोला कैंसिल हो जाएगा नीट, मैं देख नीट तो कैंसिल होने वाला है नहीं, पोस्टपोन हो जाएगा, डिले हो सकता है, लेकिन नीट कैंसिल तो नहीं होगा। 2020 बैच को भी तो जूनियर चाहिए जल्दी से जल्दी। तो अभी तुम लोग का क्या है, जो एक रेगुलर बच्चा होता है ना, जो सही ढंग से पढ़ता है, जो ऐसे टॉपर बच्चे होते हैं, वो अब अभी क्या करेंगे, वो गैप ले जाएंगे कि यार पढ़ने मन नहीं कर रहा, 5-6 दिन पढ़ेंगे नहीं, 5-10 दिन नहीं पढ़ेंगे। वो तुम्हारा जो 5-10 दिन है ना, वही दिक्कत कर जाएगा। क्यों? इस टाइम पे तो ये होता है क्योंकि तुम्हारा मेन ये जो लास्ट के 3 महीने होते हैं सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। इसमें तुम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, जितना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा है। यही बोलते हैं ना कि 11th में वो उतना पढ़ो जितना तुम 12th के एंड में रिवाइज कर पाओ सब। तो यही होता है, तुम अगर अब रिवाइज नहीं करोगे, तुम अच्छे से अभी दोबारा अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे, बेसिक्स नहीं करोगे। क्यों? एक तो तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो किसी से सोल्व ना हो, तुमसे हो जाए, हो सकता है। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो मोस्टली से सोल्व हो जाएगा, क्या पता तुमसे ना हो। तो अपने बेसिक्स को मत छोड़ना। तो बोर्ड्स का जब होता था तुम बेसिक्स पे ध्यान देते थे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कंपैरेटिवली टू नीट। तो एक तो वो दिक्कत। तो अभी और एक तुम्हारे साथ ना हुआ भी बुरा है यार, एक तो सारा ऑनलाइन, जो पिछले साल आया था जब शायद तुम 11th में थे या क्या था, अभी ये दोबारा आ गया है। अभी तुम्हारी आधी 12th ऑनलाइन हो गई है, अभी फिर तुम्हारे नीट का पंगा हो रखा है, बोर्ड की दिक्कत थी, टेंशन थी, और उसके बाद भी तुम कह रहे हो अरे हमें पार्टी करने दो 5-10 दिन। तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। अभी जून है, जुलाई अगस्त में तुम्हारा हो ही जाएगा, 1 अगस्त को अगर हुआ तो, डिले नहीं हुआ तो, और डिले हो भी जाए तो क्या है, लेकिन अभी तुम्हारा चांस है। तो अगर तुम अच्छे हो, ठीक हो पढ़ने में, और तुमने अच्छे से तैयारी कर रखी हो, तुम सीरियस हो, तुम्हें एमबीबीएस ही करना है या नीट करना है, तो तुम्हें अभी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर बच्चे हैं ना, जो सही ढंग से कंसिस्टेंटली पढ़ते थे, कंसिस्टेंट होके पढ़ते थे, वो अगर अभी भी रेगुलरली वो पढ़ रहे होंगे तो उनका हो जाएगा, और तुम रह जाओगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे करके। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बहुत देखे थे ऐसे, जो बहुत अच्छे करते थे लास्ट में रह जाते थे। तुम करते क्यों हो तैयारी? एक ही दिन के लिए करते सब हम लोग। एक दिन का पेपर है 3 घंटे का, उसी का इतने टाइम तुम इसमें लगाते हो, तो अभी 5-10 दिन में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो यार। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ ठीक है अभी बोर्ड्स कैंसिल हो गए, मज़े करने दो। नहीं, तुम्हारा तो फोकस ही है अभी। एक बार नीट कर लो, फिर अपने मज़े कर लेना, बहुत टाइम मिल जाएगा बीच में काउंसलिंग के। आई होप 2-3 महीने मिल जाएंगे, हमें 3 महीने मिल गए थे, तो आराम से अपना एंजॉय करना, कॉलेज में आगे एंजॉय कर लेना, जो करना तुमको करना है। अभी एक बार नीट दे लो, नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद अपने मज़े करो, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। तुम ये दोबारा नहीं आएगा लौट के, और तुम इसमें अभी हंसी मजाक में उड़ा दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है ना, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मेहनत वेस्ट ना हो तो अपना टाइम मत ख़राब करो, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। अभी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आया है। क्यों? क्योंकि 2020 का पेपर बहुत ईजी आया था कंपैरेटिवली, मतलब और नीट से। हमारा
2019 2018 से आसान आया था बहुत, अभी 19 से 20 आसान आया था बहुत, पूरा NCERT आया था, तभी तो 720 में 720 आ गए। अभी तुम्हारे वो 720 तो तुम्हारे में भी आ सकते हैं। तो 2021 का कह रहे हैं कि और मुश्किल आ सकता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कोचिंग का सबके पास फैसिलिटी नहीं हो पाया, ऑनलाइन हुआ है सब कुछ ऐसे, तो पेपर आसान आया, रैंक ऊपर जाएगी। तुम सोचते हो 600 मार्क्स ले आओगे तुम्हारा हो जाएगा, मुश्किल होता है फिर 600 का। पहले सोचते थे कि 600 से ऊपर मार्क्स आ जाए तो बहुत अच्छा है, 600 से ऊपर डिपेंड करता है कितने आए हैं तुम्हारे, ठीक है, अगर जनरल से हो तो बी फोकस्ड, अच्छे से प्रिपेयर करो, मज़े बाद में कर लेना, आराम से तैयारी करो। बोर्ड का कैंसिल होने का इफेक्ट अपने प्रिपरेशन पे मत आने देना। और ठीक है यार, आराम से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, टाइम थोड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Deepak Guda, a second year MBBS student in PGIMS Rohtak, and I welcome you all to my channel. I hope everybody is fine, doing good. So in this video, I'll be telling you about what is the NEET 2021 exam date, or what are the other things which are going around, and जो NEET aspirant and they are just stuck with them, other than just prepare for their exam. So there was a student जिसका नाम है विवेक पांडे, और वो बेचारा इतना फेमस हो गया है अभी, मे बी अभी जो नीट का टॉपर होगा इस साल का 2021 का, उस बेचारे को भी इतना फेम नहीं आएगा जितना उसको आ गया है, बिकॉज उसने RTI फिल किया। और RTI का मतलब समझो पहले, RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इफ समबडी इज गोना गो एंड RTI अगर जिसने लगा दिया तो उसको रिप्लाई आना ही होता है, रिप्लाई मिलेगा ही। तो NTA ने जब इस RTI का रिप्लाई दिया तो उन्होंने बोला था कि 1 अगस्त को, अभी तक डेट जो हमने नोटिस डाला था 12 मार्च को, वही है 1 अगस्त को। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या मतलब हो नहीं पाएगा, या फिर और लोग तो कैंसिल होने का भी अपना लगा बैठे, कैंसिल तो वैसे भी नहीं होगा। सो RTI का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। इसमें आपको अगर कोई RTI, इफ यू आर गोना गो ऑन इन एन अकेडमी, और आप उस अकेडमी पे RTI डालो कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, सो दे विल बी टेलिंग यू अबाउट द करंट जो डाटा है उनके पास, जितने स्टूडेंट हैं उनके पास। देर नॉट बी लाइक कि हम 50 सीट बढ़ाएंगे या 100 सीट कम कर देंगे, जो भी है द प्रेजेंट इतने बच्चे हैं दस सीट, वो जो करंट डाटा होता है वही डालते हैं। तो NTA से जो RTI इस बच्चे ने डाली उस पर 3 इसने अपने क्वेश्चंस थे। वन वॉज कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, तो उन्होंने बोला कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है दे आर स्टिल इन कंसल्टेशन विद एजेंसी, तो उसके बाद ही अगर आएंगे तो। सेकेंड इज कि नीट के एग्ज़ाम डेट कब है, तो उन्होंने बोला जो नोटिस आया था 12 मार्च को उसके अकॉर्डिंग इट इज़ स्टिल ऑन 1 अगस्त। एंड थर्ड वॉज कि क्या ये डिफ़र करेगा, सो विल इट डिफ़र। सो डिफ़र का मतलब दैट इट विल इट पोस्टपोन और कैंसिल, तो कैंसिल तो वैसे भी नहीं होगा। सेकेंड इज दैट उन्होंने बोल दिया कि 1 अगस्त को है, अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होंगे सो दे इट माइट बी पोस्टपोन, तो ये सब है। सो दूसरा क्या है कि एक अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ मैं बता रहा हूँ उसमें ये आया था कि न्यूज़पेपर में दैट कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह नीट कैंसिल नहीं होगा। तो ये एक बाय फैक्ट है कि कैंसिल तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, 20 बैच को जूनियर कब मिलेंगे नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन कैंसिल नहीं होगा बिकॉज इट इज़ एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट अ बोर्ड एग्जाम, राइट। सो दूसरा आप लोग, आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर जस्ट स्टक विद ऑल दिस थिंग्स। यू शुड प्रिपेयर, यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, नॉट समथिंग एल्स विच इज़ गोइंग अराउंड। यू आर जस्ट ओके ट्वीटिंग और ऑल दैट, प्लीज़ कैंसिल एग्जाम, ये और ये हमारा हेल्थ ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट डू दैट। यू इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू हैव टू गिव नीट। तो अभी तैयारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट सिचुएशन पे थोप दो उसको, अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर 1 अगस्त मान के चलो, अभी तक 1 अगस्त है ना वैसे भी, अगर 1 अगस्त मान के चलो, आपको जब आपके जुलाई का एंड होगा आपकी प्रिपरेशन कैसी हो जाएगी। जो फाइनल एग्जाम है आपको पता है कि फाइनल देना है अगस्त में, ऐसे मान के चलो, तो फाइनल एग्जाम की तरह आपने प्रिपेयर किया है, अच्छे से हो गया, एक बार ही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बाई चांस पोस्टपोन होता है, जो कि होगा और वो सितंबर या अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो उस टाइम आप अगर अगस्त मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन हो गई, फिर अगर आपके पास 1-2 महीना और मिल गया है तो 2-3 बार और अच्छे से हो जाएगी, तो आपका ही बेनिफिट है। इट इज़ नॉट समथिंग कि इट विल हैम्पर योर प्रिपरेशन और समथिंग। तो why don't you guys just go and prepare for it, not something कि what is the latest news about NEET एग्ज़ाम डेट। जब आएगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, भर देना, दे देना पेपर, इतना भी वो जल्दी मत करो। आपको चाहिए क्या, आपको पोस्टपोन करवाना है, कैंसिल करवाना है, क्या करवाना है, आपको नीट क्रैक करना है, अल्टीमेटली यही है ना।
तो वो तो अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन कि आपको इस टाइम पे ये दिक्कतें हो रही हैं। तो पहले ही आपको इतनी दिक्कत है भाई साहब, लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रिपेयर किया है, जो भी किया है, मेहनत किया है, बोर्ड के लिए किया था वो कैंसिल हो गया है, बोर्ड का अपना इफेक्ट आया तुम्हारी नीट प्रिपरेशन पे। उसके बाद भी तुम ये सब सोचते रहो कि नीट कब होगा, नीट कब होगा। इट विल नॉट be beneficial for you in any sense. So don't just read any random news and just get panicked. So that's all what I want to tell you in this video. And I also request you guys, if you like the videos or the content on my channel, please subscribe to my channel. It will surely gonna boost my confidence. And yeah, and you might be an MBBS student in future and you can start your own channel someday. जो अभी पुराने मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ शेयर, किसी को हेल्प हो जाए, किसी को मोटिवेशन हो। एंड जो नए हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम ऑनलाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।